नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक पारिवारिक सामाजिक कहानी है। सुबह से ही घर का माहौल थोड़ा गर्म था। महेश की अपने पिता से रात को किसी बात पे अनबन हो गई और ये बात पहली बार नहीं हुई थी। अक्सर ही ऐसा होते रहता था। महेश के विचार अपने पिता के विचारों से बिल्कुल अलग थे और महेश अपने पिता को ही अपना आदर्श मानता था और उनसे प्रेम भी बहुत करता था। बात यह थी कि महेश बहुत ही साफ दिल इंसान था और किसी भी तरह का दिखावा या बनावटीपन उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं रखते थे। और महेश के पिता मनमोहन राव लखनऊ के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था। उन्होंने अपनी मेहनत से कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार खड़ा किया था और इस बात का उन्हें गुमान भी था। होता भी क्यों नहीं, तिनके से ताज तक का सफर अकेले ही तो उन्होंने तय किया था। महेश को इस बात का बिल्कुल घमंड नहीं था। अपने माता पिता की इकलौती संतान होने का फायदा उसने कभी भी नहीं उठाया। महेश की माँ रमा ने उसकी बहुत ही अच्छी परवरिश की थी और उसके संस्कारों में कोई कमी नहीं छोड़ी। हर तरह का आदर सम्मान करना, जरूरतमंदों के लिए दिल में दया रखना उसके स्वभाव का हिस्सा था। वो घर के नौकरों से भी बहुत तमीज और सलीके से बात करता था। उसके इस स्वभाव के कारण वो अपने दोस्तों में भी बहुत फेमस था। आधी रात को भी कोई परेशानी में होता तो महेश तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच जाता। किसी के काम पे आकर उसकी सहायता करके महेश को बहुत सुकून मिलता था। हुआ यह कि 11 दिसंबर का दिन था। दोहरी खुशी का अवसर था। महेश के पिता मनमोहन राव का जन्मदिन था और साथ में नई फैक्ट्री का उद्घाटन। इस अवसर पर बहुत ही बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया था। महेश की मां ने सुबह से ही उसको चेता दिया था कि शाम को मेहमानों के आने के पहले ही जल्दी घर आ जाना। लेकिन महेश देर से घर नहीं आता था, पर ऑफिस के साथ कभी दोस्तों के साथ इधर उधर चला भी गया तो आने में थोड़ी बहुत देर हो जाती थी। अपने पिता का इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी महेश एक मैगजीन के लिए फोटोग्राफी का काम करता था और उसी इस काम में बहुत दिलचस्पी भी थी। इसलिए उसने तय किया था कि वो इस काम से अपनी खुद की एक पहचान बनाएगा। उसकी सैलरी तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर महेश की ख्वाहिश कभी सैलरी की नहीं थी। वह थोड़े में भी संतुष्ट होने वाला इंसान था। शाम होने को आई थी और मेहमानों का आवागमन शुरू हो गया था। महेश भी ऑफिस से आकर अपने कमरे में तैयार होने चला गया। मनमोहन जी और उनकी पत्नी रमा मेहमानों के स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर खड़े थे। महेश भी तैयार होकर आ गया। थोड़ी ही देर में जो बगीचा मेहमानों की उपस्थिति से रौनक हो चुका था और महेश की माँ भी जोर देके बोलती है कि अपने दोस्तों को भी पार्टी में बुला लो। लेकिन महेश अपने किसी दोस्त को पार्टी में नहीं बुलाया था। टेबल में भी केक रख दिया गया था और महेश के पिता ने केक काट कर पहला टुकड़ा अपनी पत्नी रमा को खिलाया और फिर दूसरा टुकड़ा लेके बेटे को खिलाने लगे। महेश ने उनके हाथ से केक लिया और उन्हें ही खिला दिया। उसके बाद अपने पिता के पैर छूकर बोला, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पिताजी। मनमोहन राव ने बेटे को सीने से लगा लिया। महेश की माँ ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। ये बहुत कम अवसर होते थे जब बाप बेटे का स्नेह इस प्रकार से देखने उन्हें मिलता था। नहीं तो विचारों के मतभेद के कारण दोनों बात करते करते कब बहस करने लगते ये पता ही नहीं चलता और बातचीत का सिलसिला भी कई कई दिनों तक बंद हो जाता था। वेटर स्नैक्स और ड्रिंक लेकर घूम रहे थे। अक्सर बड़ी बड़ी पार्टियों और समारोहों में ऐसा ही होता है और इस तरह की पार्टियों को आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है। इस तरह की पार्टियां बचपन से ही महेश ने अपने घरों में देखी थी। इसके बावजूद वह कभी भी इस तरह की पार्टियों का आदी नहीं रहा और ऐसे माहौल में उसे जल्दी ही घुटन होने लगती थी। महेश के पिता ने उसे आवाज देकर बुलाया, महेश इधर आओ, विजय अंकल से मिलो। कब से तुम्हें बुला रहे हैं। विजय अंकल मनमोहन राव के बहुत करीबी मित्रों में से एक थे। उनका भी लखनऊ में अच्छा खासा कारोबार फैला हुआ था। महेश ने हेलो अंकल बोलकर उनके पैर छुए तो वो बोलने लगा, यार मनमोहन, तुम्हारा बेटा तो हाई फाई के जमाने में भी पैर छूता है, आधुनिकता से कितना दूर है। तुम्हें कितनी बार समझाया था कि एक लौता बेटा है तुम्हें, इसे अमेरिका भेजो पढ़ाई के लिए, थोड़ा तो आधुनिक होकर आता। महेश बिना किसी जवाब के चुपचाप मुस्कुराता हुआ खड़ा था। विजय अंकल फिर बोलने लगे, और बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी फोटोग्राफी की नौकरी। अब छोड़ो भी ये सब, क्या मिलता है ये सब करके। अपने पिता के कारोबार की डोर अब तुम्हें संभालनी है। अब जितनी सैलरी तुम्हें मिलती है उतना तो तुम्हारे पिता घर के नौकरों में भी बांट देते हैं और अपनी पिता की शख्सियत का ख्याल रखा करो। पिता की शख्सियत वाली बात सुनकर महेश ने अपनी चुप्पी तोड़ने का निर्णय ले लिया। महेश ने बोला, अंकल, काम को लेकर मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता और मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कोई भी काम किया है जिससे मेरे पिताजी की छवि या उनकी शख्सियत को कोई हानि पहुंची हो। फोटोग्राफी मेरा शौक है और इस काम को करने से मुझे खुशी मिलती है। और रही बात पैसों की, तो ना तो मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत है और ना ही चाह। बोलते बोलते महेश की आवाज ने जोर पकड़ लिया था। मनमोहन राव को महेश का इतने खुले शब्दों में बात करना पसंद नहीं आया। उन्होंने लगभग चिल्लाने के लहजे में बोला, चुप हो जाओ महेश, यह कोई तरीका है बात करने का। अपनी बदतमीजी के लिए तुम्हें अभी माफी मांगनी चाहिए। लेकिन महेश ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और कहा, माफी किस बात की पिताजी, मैंने कोई गलती नहीं करी है।
सिर्फ अपनी बात रखी है। आप ही बताइए, मैंने आज तक ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा? मनमोहन राव जी बोले, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता महेश। मेरे प्रतिद्वंदी भी इस पार्टी में मौजूद हैं। सबके सामने मेरा मजाक मत बनाओ। महेश बोला, मुझे किसी की परवाह नहीं। पिताजी की कौन देख रहा है, कौन क्या सोच रहा है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझे समझे। मैंने जब से होश संभाला है तब से आज तक उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब आप मुझे समझोगे। इंसान बड़ा काम या बड़ा कारोबार करके बड़ा नहीं होता है पिताजी। छोटे छोटे काम करके भी इंसान अपनी एक पहचान बना सकता है। बड़े बनने का सफर भी छोटे सफर से ही तय होता है। और इस बात का उदाहरण तो आप खुद है पिताजी। फिर आप क्यों नहीं समझते? मनमोहन राव का सब्र खत्म हो गया। अब बात उन्हें प्रतिष्ठा पे चोट पहुंचाने जैसी लगने लगी। उन्होंने महेश से कहा, तुम या तो विजय अंकल से माफी मांगो या अभी इसी वक्त घर से निकल जाओ। महेश की मां रमा को इतनी दूर से खड़े होकर ये सब कुछ वो जब देख रही थी, सुन रही थी, सोचने लगी, पति की प्रतिष्ठा का ख्याल रखना जरूरी है, पर बेटे के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाकर नहीं। वो पति से बोली, ये क्या बोल रहे हैं आप? इतनी सी बात के लिए कोई अपनी इकलौती औलाद को घर से जाने के लिए कह देता है क्या? मनमोहन राव को जब भी गुस्सा आता था तब तो वो किसी की भी नहीं सुनते। हमेशा की तरह उन्होंने रमा को भी बोलकर चुप करा दिया। महेश बोला, मुझे नहीं पता था पिताजी कि आपको अपने बेटे से ज्यादा इन बाहरी लोगों की परवाह है, जो जो आज आपके साथ सिर्फ आपकी शख्सियत की वजह से है। यहाँ खड़ा हुआ हर एक इंसान आपके लिए अपने दिल में इज्जत के लिए नहीं खड़ा है, बल्कि अपने दिमाग में आपसे जुड़ा हुआ नफा और नुकसान लिए खड़ा है। और आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। इतना बोलकर महेश माँ के पास आया और पैर छूकर बोला, चलता हूँ माँ, तुम अपना ख्याल रखना। रमा पति से गुहार लगाती रही मगर मनमोहन राव ने एक नहीं सुनी। वे चिल्लाते हुए बोले, जाओ, तुम्हारी हैसियत ही क्या है मेरे बिना? 4 दिन में वापस आओगे ठोकरे खाकर। हंसी खुशी माहौल का इस तरह से अंत होगा किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज इस घटना को पूरे 5 साल बीत चुके थे पर महेश वापस नहीं आया था और ना ही कोई खबर आई थी। बेटे के जाने के गम में रमा की तबीयत भी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी और वो अक्सर बीमार रहने लगी थी। उनकी जिंदगी से खुशी और चेहरे से हंसी हमेशा के लिए चली गई थी। मनमोहन राव को भी बेटे के जाने का बहुत अफसोस हो रहा था। उस दिन की घटना के लिए उन्होंने अपने आप को ना जाने कितनी बार कोसा था। एक माँ को उसके बेटे से दूर करने का दोषी भी वो खुद को ही मानने लगे थे। अकेले में महेश को याद करके कई बार वो रो भी लेते थे। एक माँ के लिए उसकी औलाद का उससे दूर होना बड़े दुख का कारण बन जाता है, पर एक पिता के लिए उसके जवान बेटे का घर छोड़ के चले जाना किसी सदमे से कम नहीं होता। रमा कमजोर न पड़ जाए इसलिए उसके सामने मनमोहन राव खुद को कारोबार में व्यस्त रखने का दिखावा करते। वे अक्सर रमा को यह बोलकर शांत कराते कि आज नहीं तो कल आ ही जाएगा तुम्हारा बेटा। रमा अपने मन में सोचती, मैं माँ हूँ उसकी, मुझे पता है उस स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चय के बारे में। एक बार जो ठान लेता है वो करके ही शांत होता है। एक दिन अचानक फोन की घंटी बजी। सुबह के 10 बज रहे थे। रमा दूसरे कमरे में थी। नौकर ने फोन उठाया और जोर से चिल्लाया, मैडम मैडम। रमा एकदम से चौंक गई। दूसरे कमरे से नौकर को चिल्लाते हुए बोली, क्यों चीख रहे हो, किसका फोन है? छोटे साहब का फोन है मैडम, नौकर बोला। रमा को जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो फोन की तरफ दौड़ के लपकी और नौकर के हाथ से फोन लगभग छीनते हुए लेकर बोली, हेलो महेश बेटा, कैसे हो बेटा? 5 साल लगा दिया अपनी माँ को याद करने में, घर कब वापस आ रहे हो बेटा? तू ठीक तो है ना? महेश बोला, बस बस माँ, तुम रुकोगी तब तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। और पिताजी कैसे हैं माँ? आप दोनों की तबीयत ठीक तो है ना? आप दोनों की खबर लेता रहता था मैं, पर आज इतने सालों के बाद आपकी आवाज़ सुनकर मन को बहुत तसल्ली हो गई है माँ। पिताजी से बात कराओ ना। महेश ने आग्रह किया तो रमा बोली, वो ऑफिस में है बेटा, तू सब कुछ छोड़ दे, पहले ये बता तू घर कब वापस आ रहा है, कहाँ है तू? मैं अभी ड्राइवर को भेजती हूँ तुझे लाने के लिए। आपका ड्राइवर इतना दूर नहीं आ पाएगा? मतलब? महेश हंसते हुए बोला, अरे माँ, मैं लंदन में हूँ। लंदन में? आश्चर्य से रमा बोली, बेटा वहां क्यों चला गया? तू ठीक तो है ना? कोई तकलीफ तो नहीं? अक्सर जब औलादें अपने माता पिता से दूर हो जाती हैं तो किसी कारण से उन्हें ऐसी ही चिंता उन्हें घेरे रहती है कि वो कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए। वो खुद को अकेले कैसे संभालेंगे? रमा की बार बार बीमार रहने की वजह भी यही सारी चिंताएं थी। महेश सोचने लगा, माँ ने 5 साल मेरे बिना कैसे निकाले होंगे पता नहीं। माँ की बातों से उनकी फिक्र साफ साफ झलक रही थी। मेरी बात सुनो माँ, महेश बोला। घर से निकलने के 2 साल तक मैं लखनऊ में ही था। जिस मैगजीन के लिए मैं काम करता था उसी के तरफ से मुझे 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट के लिए लंदन भेजा गया था। मेरा प्रोजेक्ट बहुत ही सफल रहा। यहाँ लंदन में मेरे काम को बहुत सराहा गया और अगले महीने यहाँ पुरस्कार समारोह का आयोजन है जिसमें तुम्हारे बेटे को बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलने वाला है। माँ,
आपके और पिताजी के आशीर्वाद से मेरी इतने सालों की मेहनत का परिणाम मुझे पुरस्कार के रूप में मिलने जा रहा है। मेरी बहुत इच्छा है कि इस अवसर पे मेरा परिवार, मेरे माता-पिता मेरे साथ हों। मेरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी को बाँटने के लिए आज मेरे साथ यहाँ कोई नहीं है माँ। बोलते-बोलते महेश का गला भर आया था। उधर रमा की आँखों से निकले आँसुओं ने भी आँचलों को भिगा दिया था। उनका दिल खुशी से चिल्लाने को कर रहा था कि मेरे बेटे की हैसियत देखने वालों देखो। आज अपनी मेहनत के दम पे मेरा बेटा किस मुकाम पे पहुंच गया है। दूसरे देश में जाकर दूसरे लोगों के बीच अपने काम से अपनी पहचान बनाना अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। महेश ने आगे बोला, माँ आप और पिताजी के लिए लंदन की टिकट मैं जल्दी भेज रहा हूँ। पिताजी को लेकर जल्दी से यहाँ आ जाओ माँ। हाँ बेटा हम जरूर आएंगे, रमा ने कहा। कौन से माता पिता नहीं चाहेंगे कि दुनिया की नज़रों में अपने बेटे के लिए इतना बड़ा मान सम्मान और इज्जत देखें। तूने हमें अवसर दिया है, हम जरूर आएंगे बेटा, हम जरूर आएंगे। ऐसा कह के रमा ने फोन रख दिया। आज रमा को अपनी परवरिश पे बहुत नाज हो रहा था। 5 साल की जुदाई का दर्द आज बेटे की सफलता के आगे बहुत छोटा लग रहा था। वे बहुत बेसब्री से महेश के पिता के घर आने का इंतजार कर रही थी। फोन पे इतनी बड़ी खुशखबरी वो नहीं देना चाहती थी। वो चाहती थी कि बेटे की सफलता की खुशी वो अपनी आंखों से उसके पिता के चेहरे पे देखें। दरवाजे की घंटी बजी तो नौकर ने जाके दरवाजा खोला। महेश के पिता जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा वो उसने कल्पना भी नहीं की थी। रमा के चेहरे की खोई मुस्कान उनके चेहरे पे ही थी। रमा को मुस्कुराते हुए देखकर मनमोहन राव ने कहा, इतने सालों के बाद तुम्हारे चेहरे पे खुशी देख के आज बहुत सुकून मिल रहा है, पर इसकी वजह पता चलेगी कि नहीं मुझे ये तो बता दो, तुम्हारा बेटा वापस आ गया है क्या? रमा बोली, जी नहीं, बेटा नहीं आया है, पर आज दोपहर में उसका फोन आया था। इस खबर को सुनने का इंतजार वो भी ना जाने कब से कर रहे थे। अच्छा, कैसा है वो? मेरे बारे में पूछा कि नहीं उसने? नाराज है क्या अभी भी मुझसे? उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। माँ बोली, नहीं जी, बिल्कुल नाराज नहीं है और बार बार आपको ही पूछ रहा था। और सुनिए, लंदन में है हमारा बेटा। बेटा लंदन में है? महेश के पिता जैसे सोफे से उठकर खड़े हो गए। जी हाँ, लंदन में, और अगले महीने वहाँ बहुत बड़े पुरस्कार में सम्मानित होने जा रहा है आपका बेटा। ये बोलते हुए मिठाई का एक टुकड़ा रमा ने मनमोहन राव के मुंह में डाल दिया था। आज उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तुम सच तो कह रही हो ना रमा? रमा बोली, हाँ हाँ बिल्कुल सच है। मनमोहन राव ने रमा को सीने में लगा लिया और दोनों अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे थे। रमा ने खुद को संभालते हुए कहा, आगे तो सुनिए, हमारे लिए लंदन की टिकट भेज रहा है। पुरस्कार समारोह में हम दोनों के साथ ही वो शामिल होना चाहता है। मनमोहन राव के आंसुओं का बहाव और तेज हो गया। जिस बेटे को 5 साल पहले उन्होंने बोला था कि तुम्हारी हैसियत क्या है मेरे बिना, उसने अपनी हैसियत से शख्सियत का सफर बखूबी पूरा कर लिया था। आंसू ने पूरे चेहरे को भिगा दिया था और बेटे से मिलने की तड़प दिल में मचल उठी थी। आज रमा को और मनमोहन जी को अपने बेटे पे बहुत गर्व हो रहा था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।